Mathematical models of infectious disease transmission dynamics are now ubiquitous. यानी जो इन्फेक्शियस डिजीज़ ट्रांसमिशन वो नहीं होती है, कोई भी जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है वो कैसे फैल रही होती है उसके बारे में मैथमेटिकल मॉडल जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं आजकल। Such models play an important role in helping to quantify possible infectious disease control। ये जो मॉडल हैं ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं उस मेजर करने के लिए, डिजीज़ कंट्रोल के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि कैसे डिजीज़ कंट्रोल की जा सकती है। इन मैथमेटिकल मॉडल्स को स्टडी करके वो स्ट्रैटेजी कैसे डिज़ाइन की जा सकती है, मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज यानी, और वो स्ट्रैटेजीज कैसे अप्लाई जा सकती हैं जिससे ये बीमारी कंट्रोल हो सकती है। और ये सारा मैथमेटिकल मॉडल्स की वजह से ज़्यादा इजी हो जाता है। देयर एग्जिस्ट अ नंबर ऑफ मॉडल्स फॉर इन्फेक्शियस डिजीज़। बहुत सारे मॉडल एग्जिस्ट करते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए, जो मैथमेटिकल मॉडल्स यानी बनाए गए हैं अभी तक। एज फॉर कंपार्टमेंटल मॉडल, जो कंपार्टमेंटल मॉडल्स का मतलब ये है कि कोई भी जो पॉपुलेशन है जिसमें बीमारी हम डिस्कस कर रहे हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन है, ट्री पॉपुलेशन है या कोई एनिमल पॉपुलेशन है, उनको उसको डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं कि ये सपोज़ हमारे पास कि ये हॉस्पिटलाइज्ड कंपार्टमेंट है, ये हमारे पास रिकवर्ड कंपार्टमेंट है, ये क्वारंटाइन कंपार्टमेंट है। कंपार्टमेंट का मतलब ये है कि एक पार्टिकुलर हम एक क्लास उसमें इंट्रोड्यूस करवा देते हैं कि इस क्लास में ये और उस जो पार्टिकुलर क्लास है उसमें सारे ही इंडिविजुअल वो एक ही कैटेगरी के होते हैं। सपोज़ क्वारंटाइन क्लास है तो उस क्लास में वो सारे इंडिविजुअल्स होंगे जो क्वारंटाइन हो चुके हैं, जो इन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया है। स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी क्लासिकल SIR मॉडल टू मोर कम्प्लेक्स प्रपोजल्स, यानी जो कंपार्टमेंटल मॉडल्स हैं स्टार्ट होते हैं सिंपल SIR मॉडल से और इसी को फिर आगे इसी में को कम्प्लेक्स बनाते जाते हैं। कम्प्लेक्स बनाने का मतलब ये है कि जो जो हमारे माइंड में आता है कोई कंपार्टमेंट, उस कंपार्टमेंट को फिर उधर हम इंट्रोड्यूस करवाते जाते हैं तो वो मैथमेटिकल मॉडल बड़ा और ज़्यादा इंक्रीज़ होता जाता है और वो बड़ा बनता जाता है और उसके डिफरेंट आगे फिर जो इक्वेशंस है वो भी बढ़ती जाती हैं। कोरोना वायरस इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज़ caused by severe acute respiratory syndrome कोरोना वायरस 2, यानी जो कोरोना वायरस है ये भी एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जिस किससे फैलती है, जिसका नाम क्या लिखा हुआ है जी, सार्स कोविड 2। यानी सार्स का मतलब क्या, सवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी कि ये रेस्पिरेटरी वो जो अटैक है उस जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उस पे ये अटैक करता है। द डिजीज़ वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड दिसंबर 2019 इन वुहान द कैपिटल ऑफ हुबाई चाइना। ये पहली दफ़ा इन वुहान जो हुबाई प्रोविंस है चाइना का, उसका जो सिटी है वुहान, उसमें ये ऑब्ज़र्व की गई एंड हैज़ सिंस स्प्रेड ग्लोबली रिजल्टिंग इन द ऑनगोइंग 2000 पेंडेमिक आउटब्रेक। और ये तकरीबन पूरी दुनिया में फैल गई है जो 2020 पेंडेमिक के तौर पे ये जानी जाती है। The COVID-19 pandemic is considered as the biggest global threat worldwide because of thousands of confirmed infections accompanied by thousand deaths over the world। ये जो कोविड-19 पेंडेमिक आई है, पेंडेमिक मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि पेंडेमिक का मतलब क्या है कि जो दुनिया के बहुत बड़े हिस्से में जो बीमारी फैल जाए
उसको हम कहते हैं, जो वबा फैल जाए उसको हम कहते हैं पेंडेमिक। तो ये इसको पेंडेमिक का नाम इसी वजह से दिया गया है कि ये दुनिया में बहुत बहुत सारे मुल्कों में ये फैली गई है। तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा थ्रेट है, आलमी सतह पे बहुत ज़्यादा ये थ्रेट है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग बीमार हो चुके हैं और काफ़ी सारी डेथ्स भी हो चुकी हैं। नोटिस बाई मार्च 26 2020 रिपोर्ट 503,274 confirmed cumulative cases with 22,342 deaths। यानी मार्च 26 तक जो ग्लोबली केसेस जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट किए गए, वो इतने रिपोर्ट किए गए कंफर्म्ड केसेस और 22,000 ऑलमोस्ट, ये इतनी डेथ्स हो चुकी थी उसमें। एट द टाइम ऑफ दिस revision the numbers have increased to 1,353,000 confirmed cumulative cases। यानी एट द टाइम ऑफ रिवीजन का मतलब ये है कि जब ये रिसर्च पेपर लिखा गया, फिर उसके बाद जब रिवाइज किया गया, तो रिवाइज किया गया उस अरसे के दौरान तक ये इतने कन्फर्म्ड केसेस इंक्रीज हो गए थे और डेथ्स ऑलमोस्ट 79,235 डेथ्स हो चुकी थी अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट डेटेड बाई अप्रैल 8 बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यानी 26 मार्च को उतने केसेस थे, फिर उसके बाद 8 अप्रैल तक इंक्रीज इतने हो गए थे केसेज। द ग्लोबल प्रॉब्लम ऑफ द आउटब्रेक हैज़ अट्रैक्टेड, और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, और ये जो लिखा हुआ है जी ब्रैकेट में 1 2 3, इसका मतलब ये है कि ये अगर हम ये मैथमेटिकल मॉडल की इम्पॉर्टेंस बता रहे हैं तो वो ये इसमें बताई गई है। फिर उसके बाद आगे ये जो नंबर ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स जो वो जो ये फोर्थ रिसर्च पेपर है उधर से ये रेफरेंस लिया गया है, एविडेंस उसका ये है। इसी तरह ये जो कोरोना वायरस डिजीज़ के बारे में लिखा गया है वो फिफ्थ रिसर्च पेपर से लिखा गया है। यानी उधर ये बात बताई गई है कि इस तरह ये पहले ये इधर अपीयर हुआ और इस तरह फैला। द ग्लोबल प्रॉब्लम ऑफ द आउटब्रेक हैज अट्रैक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ रिसर्चर्स ऑफ डिफरेंट एरियाज, गिविंग राइज टू अ नंबर ऑफ प्रपोजल्स टू एनालाइज एंड प्रिडिक्ट द एवोल्यूशन ऑफ द पेंडेमिक। यानी ये जो आलमी सतह पर ये जो आउटब्रेक आई है, यानी आउटब्रेक का मतलब यही है कि जो वबा बहुत ज़्यादा फैल जाती है, तो इसने बहुत सारे रिसर्चर्स को डिफरेंट एरिया से अट्रैक्ट किया है और वो अपनी रिसर्च कर रहे हैं। नंबर ऑफ प्रपोजल्स टू एनालाइज, कि अपनी रिसर्च कर रहे हैं इस बीमारी को एनालाइज करने के लिए कि बीमारी की नेचर और फिर कैसे ट्रांसमिट हो रही है, एंड प्रिडिक्ट द एवोल्यूशन ऑफ द पेंडेमिक, और उसके जो ज़ाहिर हो रही है ये पेंडेमिक, और फिर उसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि कितने प्रिडिक्ट करने का मतलब यही है कि वो फ्यूचर में बता रहे हैं कि कितने केसेस उसके हो सकते हैं जी किसी भी कंट्री में। आगे 6 7 इसका रेफरेंस दिया हुआ है जी, कि वहाँ पे कुछ बताया गया है कि कितने रिसर्चर्स किस किस तरह काम कर चुके हैं जी, कि या किस किस फील्ड में ये किस किस तरह इसका काम हो रहा है। सपोज़ जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं वो अपने लगे हुए होंगे कि कैसे इसको ट्रीट किया जाए, ट्रीटमेंट अगर ये दिया जा रहा है तो पेशेंट जो है वो रिकवर कर रहा है, अगर ये पे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है तो वो रिकवर नहीं कर रहा, या प्रिकॉशनरी मेजर ये अडॉप्ट किए जा रहे हैं तो वो पेशेंट जल्दी रिकवर कर रहा है। इसी तरह जो एनालिस्ट है, जो वैक्सीन बनाने वाले हैं, वो रिसर्चर्स वो अपना एक मेथड उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है कि वो उसी एफर्ट कर रहे हैं कि किस किस तरह ये वैक्सीन बनाई जा सकती है। और इसी तरह जो मैथमेटिकल मॉडल कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं यानी मैथमेटिशियन, वो इस लिहाज से इन्वॉल्व है इसमें कि वो मैथमेटिकली वो सारा वो डाटा की बेस पे वो एनालाइज कर रहे हैं और फ्यूचर प्रोडिक्शन दे रहे हैं। इसी तरह जो स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट्स के हैं वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर रहे हैं डिजीज़ का, कि इस डिजीज़ में वो सारे
उनके एवरेज, मीन, मीडियन, मोड और बहुत सारी चीज़ें, रिग्रेशन, कोरिलेशन, वो सारे कैलकुलेट करके फिर इस बीमारी को डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि हर फील्ड में इसके बारे में इस तरह काम हो रहा है। और मेन कंट्रीब्यूशन इज रिलेटेड विद कंसिडरिंग द क्लास ऑफ सुपर स्प्रेडर्स। यानी इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ सुपर स्प्रेडर, यानी बहुत ज़्यादा जो बीमारी फैला रहे हैं वो कौन से ऐसे लोग हैं जी, विच इज़ नो अपीयरिंग इन मेडिकल जर्नल्स। जो यानी ये मेडिकल जर्नल्स जर्नल्स होते हैं जिनमें पेपर पब्लिश करवाए जाते हैं, जो मेडिकल के जर्नल्स हैं जिसमें यानी ये अपीयर हो रहे हैं। दिस न्यू क्लास एज एडेड टू एनी कंपार्टमेंट मॉडल implies a number of analysis about disease free equilibrium point which is also considered in this work। यानी ये जो नई क्लास है ये किसी भी कंपार्टमेंटल मॉडल में ऐड की जा सकती है। यानी सुपर स्प्रेडर जो बहुत ज़्यादा बीमारी फैला रहे हैं, implies a number of analysis about disease free equilibrium पॉइंट्स। यानी फिर उसमें वो एनालाइज किया जा सकता है डिजीज़ फ्री एक्विलिब्रियम। डिजीज़ फ्री एक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि हम वो वाला पॉइंट, वो पॉपुलेशन का वो कांस्टेंट लेवल वो कैलकुलेट करें जहाँ पे बीमारी को अल्टीमेटली ख़त्म हो जाएगी। विच इज़ आल्सो कंसिडर्ड इन दिस वर्क। और इस वर्क में भी ये कंसिडर किया गया था। मैन्युस्क्रिप्ट इज ऑर्गेनाइज्ड एज फॉलोज। ये जो हमारा काम है ये डिफरेंट है, आगे सेक्शन में डिवाइड किया गया। इन सेक्शन 2 प्रपोज अ न्यू मॉडल फॉर कोविड-19। तो सेक्शन 2 में एक नया मॉडल कोविड-19 का प्रपोज किया गया। क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ द मॉडल इज इन्वेस्टिगेटेड इन सेक्शन 3। क्वालिटेटिव दो टाइप के एनालिसिस होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब ये है कि जो मैथमेटिकल मॉडल डिज़ाइन किया गया है जिसमें डिफरेंट पैरामीटर्स बताए गए, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, उनकी को न्यूमेरिकल वैल्यू दिए बगैर उनके आगे वो कैलकुलेशंस कर रही, जिस तरह हम बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर कैलकुलेट कर रहे होते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ दीज पैरामीटर्स, उसकी स्टेबिलिटी चेक कर रहे होते हैं, लोकल स्टेबिलिटी, ग्लोबल स्टेबिलिटी, ये सारा होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये है कि इनकी को पार्टिकुलर वैल्यूज़ दे दी जाए और फिर वो पार्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दे के और इसी तरह फिर पर जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनकी भी पार्टिकुलर को इनिशियल वैल्यू दे के तो फिर उसको जो एनालाइज किया जाए, उसके जो रिजल्ट्स निकाले जाते हैं उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। In section 3.1 we compute the basic reproduction number or not of COVID-19 system model। यानी सेक्शन 3.1 में बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर कैलकुलेट किया गया। और बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर मैंने आपको बताया, बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर पहले भी मैंने बताया आपको कि बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर बेसिकली क्या बताता है हमें कि एक जो बीमार बंदा है वो अपने बीमारी के पीरियड के दौरान जितने बंदों को इन्फेक्ट कर रहा है उसको हम कहते हैं बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर। सपोज बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर अगर 2 है तो उसका मतलब ये है कि ऑन एवरेज एक बीमार बंदा, ऑन एवरेज इसलिए कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि हर बीमार बंदा 2 को इन्फेक्ट करे। हो सकता है कि एक बंदा अपनी बीमारी के दौरान 5 को इन्फेक्ट कर रहा है, एक बंदा अपनी बीमारी के दौरान 1 को इन्फेक्ट कर रहा है, एक बंदा अपनी बीमारी के दौरान किसी को भी इन्फेक्ट नहीं करता। तो वो ओवरऑल सबको देख के और उनकी एवरेज निकाल के तो फिर R02 का मतलब यह है कि ऑन एवरेज एक बीमार बंदा अपनी बीमारी के दौरान 2 बंदों को इन्फेक्ट कर रहा है। सेक्शन 3.2 स्टडी द लोकल स्टेबिलिटी ऑफ द डिजीज फ्री इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ आर नॉट। इस सेक्शन में लोकल स्टेबिलिटी फाइंड की गई है। आर नॉट की फॉर्म है लोकल स्टेबिलिटी। मैंने आपको बताया था लोकल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है। स्टेबिलिटी स्टेबल से निकला, स्टेबल का मतलब क्या होता है कि यानी कि
जब हम किसी डिजीज़ को एनालाइज कर रहे होते हैं तो वो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में फ्लक्चुएशन आ रही होती है। फ्लक्चुएशन कैसे आ रही होती है कि सपोज़ जो ससेप्टेबल है, जब इन्फेक्शियस उनके साथ कंटेक्ट करते हैं तो वो ससेप्टेबल इन्फेक्शियस बन जाते हैं। तो जब ससेप्टेबल इन्फेक्शियस बन जाते हैं तो वो ससेप्टेबल क्लास से निकल के इन्फेक्शियस क्लास में चले जाते हैं। तो वो ससेप्टेबल किससे, फिर इसका मतलब है ससेप्टेबल कुछ डिक्रीज़ हो जाते हैं और इन्फेक्शियस कुछ इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसी तरह इन्फेक्शियस कुछ टाइम के बाद रिकवर हो जाते हैं तो वो रिकवरी क्लास में आगे चले जाते हैं। जब वो रिकवरी क्लास में आगे चले जाते हैं तो इसी तरह फिर चेंज आ जाता है टाइम के साथ साथ इन्फेक्शियस क्लास में और रिकवरी क्लास में। तो इस तरह इसका मतलब ये है कि ये सारी ये ये फ्लक्चुएशंस आ रही होती हैं डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में। तो स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि हमने वो पॉइंट कैलकुलेट करना है कि जिसमें ये फ्लक्चुएशन इनमें ख़त्म हो जाती है तो वो एक कांस्टेंट लेवल को अप्रोच कर जाते हैं ये सारे कंपार्टमेंट्स इसमें। तो लोकल स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि जब भी हम सिस्टम को सॉल्व कर रहे होते हैं तो उस सिस्टम के लिए कोई इनिशियल कंडीशन चाहिए होती हैं कि इनिशियल कंडीशंस क्या होंगी, और वो इनिशियल कंडीशंस हम कहाँ से लेते हैं, बायोलॉजिकली कहाँ से ली जाती है। सपोज़ हमने किसी कोरोना डिजीज़ को स्टडी करना है तो हमने अप्रैल का डाटा उठा लिया, सपोज़ 8 अप्रैल का। तो 8 अप्रैल को ससेप्टेबल कितने थे वो उठा लिए, इन्फेक्शियस कितने थे वो उठा लिए, रिकवर्ड कितने थे वो उठा लिए। वो आ गई उसकी इनिशियल वैल्यू, और उन इनिशियल वैल्यूज़ को लेके फिर हम डिफरेंट न्यूमेरिकल स्कीम्स अप्लाई करके, प्रोग्राम अप्लाई करके, तो फिर हम उससे जिस तरह न्यूमेरिकल मेथड अप्लाई करके फिर उसका सॉल्यूशन सिस्टम का फाइंड करते हैं। और स्टैंडर्ड RK4 मेथड है कि RK4 मेथड अप्लाई करके तो हम इस सिस्टम का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो लोकल स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि एक ख़ास रीजन के अंदर हम उसकी इनिशियल वैल्यूज़ लेंगे। सपोज़ यानी हम अप्रैल से अगर इनिशियल वैल्यूज़ ले रहे हैं अप्रैल के मंथ से, तो वो इनिशियल वैल्यूज़ अप्रैल के मंथ से किसी भी डेट के लेके तो फिर हम स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं कि वो हमारे पास किस लेवल को अप्रोच कर रहा है। तो लोकल स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि हो सकता है अप्रैल की जब इनिशियल कंडीशंस ले तो वो किसी एक पॉइंट को अप्रोच कर जाए, और जब मई की कोई इनिशियल कंडीशंस ले तो वो दूसरे पॉइंट को अप्रोच कर जाए। तो ये है लोकल स्टेबिलिटी। और ग्लोबल स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि जिधर से मर्ज़ी है वो डाटा उठा ले, यानी अप्रैल का डाटा ले लें, इनिशियल वैल्यूज़ मई का ले लें, जून का ले लें, वो एक ही पॉइंट को अप्रोच करें। तो इसको कहते हैं ग्लोबल स्टेबिलिटी, यानी वो जो पॉइंट है वो ग्लोबली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंडीशंस है कि हम कहाँ से भी वो ले रहे हैं वो डाटा, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो एक ही पॉइंट को अप्रोच कर रहा है। The sensitivity of the basic reproduction number R naught with respect to the parameters of the system model is given in section 4। यानी वही R naught की सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू मॉडल पैरामीटर्स के डिफरेंट पैरामीटर्स जो मॉडल्स में इन्वॉल्व है उससे उसकी सेंसिटिविटी चेक करेंगे कि कितना किसी पैरामीटर को कितना चेंज किया और आर नॉट में कितनी चेंज आई है। तो अगर कोई किसी पैरामीटर में थोड़ी सी चेंज करने से आर नॉट में बहुत ज़्यादा चेंज आ रही है तो इसका मतलब ये है कि वो पैरामीटर ज़्यादा सेंसिटिव है आर नॉट के लिए। द यूजफुलनेस ऑफ आवर मॉडल इज देन इलस्ट्रेटेड इन सेक्शन 5 ऑफ न्यूमेरिकल सिमुलेशन। यानी जो मॉडल की अथेंटिकेशन है, जो मॉडल की ये यूज़फुलनेस है वो न्यूमेरिकल सिमुलेशन से वो इलस्ट्रेट की गई है, वो वाज़ेह की गई है कि किस तरह वो मॉडल जो है वो बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है इस सिनारियो को, पूरे सिनारियो को, कोविड-19 के सिनारियो को। वेयर वो यूज़ रियल डाटा फ्रॉम वुहान, यानी रियल डाटा वुहान का लेके तो फिर वो मैथमेटिकल मॉडल पे अप्लाई इसको यूज़ करके तो वो बताया गया है कि किस तरह मैथमेटिकल मॉडल उसको बेटर एक्सप्लेन कर रहा है रियल डाटा को। वी एंड विद द सेक्शन 6 ऑफ कंक्लूजन डिस्कशन एंड फ्यूचर रिसर्च। तो लास्ट सेक्शन में यानी वो सारी जो ये जिसमें भी एनालिसिस किया गया उसको कंक्लूड किया गया, फिर उस पर डिस्कशन की गई है और आगे फ्यूचर डायरेक्शंस भी बताई गई होंगी कि फ्यूचर में किस डायरेक्शन में ये आगे मज़ीद रिसर्च की जा सकती है।